नमस्कार दोस्तों। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। आगे बोलो। यूपीएससी ओशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, तो आज ये पहला वीडियो है और पहला वीडियो समर्पित है भूगोल को। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और भूगोल से हम शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी पहले वीडियोस में कि हम क्लास 6 से लेकर के 12th तक जो भी यूपीएससी में रिक्वायरमेंट होती है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो शुरू से शुरू करेंगे और पूरा देखते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी भूगोल नाम से तो परिचित हैं, इसको इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। GEOGRAPHY ज्योग्राफी। तो इस शब्द को पहले देख लेते हैं। तो इस शब्द में आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको एक जियो शब्द निकलेगा और एक निकलेगा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। तो ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का विवरण। तो जैसा कि ये बुक हो गई, तो इस बुक में पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है। तो पृथ्वी के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं यह पृथ्वी के विवरण की बुक है। इस बुक में पृथ्वी का विवरण दिया हुआ है, पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है। तो ज्योग्राफी असल में एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। यदि इसमें हम लॉजी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लॉजी जोड़ देते हैं तो जियोलॉजी का अर्थ हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन। और इसी तरह से अगर इसमें हम मेट्री जोड़ देते हैं तो ज्योमेट्री, आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी भी होगी और कुछ पढ़ भी रहे होंगे इस वक्त। तो इसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी का मापन। यानी कि हम पृथ्वी पर बहुत सारी इकाइयों में अन्य बहुत सारी चीज़ों को मापते हैं पृथ्वी के बारे में। और इसी तरह से एक शब्द और है जिसमें हम जियो को जोड़ते हैं ऑइड से। तो जियोइड का अर्थ हो जाता है पृथ्वी के जैसा या पृथ्वी के अनुरूप। तो किसके जैसा मतलब क्या? पृथ्वी के जैसा क्या? तो पृथ्वी के जैसी आकृति या आकार यदि किसी वस्तु की होती है तो उसे हम जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड शेप असल में क्या होता है, जैसा कि वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है। आमतौर पर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, कि आप एक आलू लीजिए, ठीक है। वह उसको आप बोलेंगे गोल, बोल सकते हैं गोल, लेकिन वो पूरी तरह से गोल नहीं होता है। तो उसकी जो आकृति होती है वो जियोइड होती है। और ये हम परिचित हो गए अपने भूगोल शब्द से और भूगोल विषय से। और अब हम शुरू करते हैं लेसन 1 से। तो जैसा कि आप सभी लोगों के पास यदि बुक होगी तो आप बुक में देख ही रहे होंगे कि पहले लेसन का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो ये तो हम पढ़ेंगे ही सौरमंडल में पृथ्वी। यदि हमें पृथ्वी के बारे में जानना है तो पहले ये जानना होगा कि पृथ्वी कहाँ है। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी सौरमंडल में है। तो सौरमंडल क्या है, ठीक है, तो हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं लेसन सौरमंडल में पृथ्वी।
देखते हैं हम कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल आपका सौरमंडल असल में बहुत सी चीज़ों का एक परिवार है। तो जैसा कि हमारे सौरमंडल में एक तारा पाया जाता है जिसका नाम हमने दिया है सूर्य। सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं। उन ग्रहों के उपग्रह पाए जाते हैं। ग्रह से छोटे आकार के कुछ पिंड होते हैं, ग्रह के जैसे ही होते हैं, बस ग्रह से थोड़ा से छोटे होते हैं और कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्हें हम बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। फिर इससे छोटी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह, और फिर आ जाता है उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं एक जगह पर तो उसे हम सौर परिवार कहते हैं। यही सौर परिवार हमारा सौरमंडल होता है। हर परिवार में जिस तरह से एक मुखिया होता है, इस परिवार में भी एक मुखिया है, वो है सूर्य। सूर्य अपने सौर परिवार का मुखिया है और उस मुखिया के 8 ग्रह हैं। उन ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं और इसी सौरमंडल में, इसी सौर परिवार में कुछ बौने ग्रह भी हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड हैं और बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड मतलब जो अंतरिक्ष में पिंड पाए जाते हैं अन्य अन्य प्रकार के। तो अब अगर हम, ये तो हमारा हो गया कि सौरमंडल क्या होता है। अब हम जैसे देखते हैं कि एक एक करके देखते हैं तारा क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि तारा क्या होता है। ये गैस से बने होते हैं। सभी तारों में जो सबसे अधिक मात्रा, जिस गैस की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होने से तारे को एक ईंधन मिलता है और वह ईंधन को अपने ऊर्जा और ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करने में उपयोग करता है। एक तारा गैस का उपयोग इस प्रकार से करता है। हाइड्रोजन गैस जलती तो है लेकिन तारे नहीं जलते हैं। आपको लग रहा होगा कि सूर्य तो जलता है और उससे हमें ऊर्जा और प्रकाश भी पता मिलता है और ये तो जलता हुआ प्रतीत होता है। असल में ये जलता नहीं है। हाइड्रोजन गैस जब एक जगह बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण उसमें बल अधिक हो जाएगा और उसका दबाव बढ़ता जाएगा। तो दबाव बढ़ने के कारण तापमान बढ़ता जाता है तारे के अंदर का। और जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, करोड़ों डिग्री सेल्सियस में चला जाता है, तब एक रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तारे के अंदर, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस नाभिकीय संलयन के कारण हमें तारे से ऊष्मा व प्रकाश मिलता है, ना कि तारे के जलने के कारण। यदि तारे में आग लगी होती, यदि तारा जल रहा होता तो ये बहुत जल्दी विस्फोट के साथ जल जाता, एकदम पटाखे की तरह, बम की तरह ये जल जाता, दग जाता।
लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये चरणों में होती है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो एक चीज़ और आपको समझाने की, इसमें तारों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो जाहिर सी बात है वो जल तो पाएगा नहीं। जलने के लिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो तारों में नहीं होती है। तो ये हमारा तारा हो गया। हमारे पास एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। अब देखते हैं ग्रह। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो तारे का चक्कर लगाते हैं एक निश्चित अवस्था में, एक निश्चित समय में और एक निश्चित पथ पर दीर्घवृत्ताकार। अधिकतर ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। तो हमारे ग्रह भी दीर्घवृत्ताकार पथ में हमारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये ग्रह हो गए। अब बात कर लेते हैं उपग्रह की। जिस प्रकार ग्रह तारे का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह का चक्कर लगाने के साथ साथ जाहिर सी बात है, यदि कोई उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर लगा रहा है तो वह साथ में सूर्य का भी चक्कर लगा लेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह के बारे में जैसा हमने बताया था अभी, बौने ग्रह जो ग्रह होते हैं उनसे थोड़े से छोटे होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं और एक ग्रह से छोटे होते हैं। लगभग सभी चीज़ें बराबर होती हैं इनमें, सभी जैसा ग्रह में होता है वैसा उपग्रह में होता है। ये भी अपने सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बौने ग्रह नहीं करते हैं। वैसी हरकतें बौने ग्रह नहीं करते हैं जैसे कि ग्रह करते हैं। उनके लिए जैसे नियम बने हुए हैं, वैसे नियम, उन नियमों पर बौने ग्रह खरे नहीं उतरते हैं। तो इनको इस श्रेणी में रखा जाता है, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, उन पिंडों को जो ग्रह के नियमों की जो शर्तें होती हैं उन पर खरे नहीं उतरते हैं। अब पहले देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह, जब हमारे ग्रह बन रहे थे और अभी भी जब कभी किसी ग्रह पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उससे कोई चट्टान का भूभाग, बहुत बड़ा भाग अंतरिक्ष में चला जाता है, तो वह भी सूर्य के चक्कर काटने लगता है। तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो ग्रह से अलग हुए हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देख लेते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड चट्टानों के क्षुद्र ग्रह से थोड़े से छोटे टुकड़े होते हैं। यदि उल्का पिंड ज़्यादा छोटा है तो वह, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे उल्का पिंड गिरते रहते हैं समय समय पर, तो अगर उल्का पिंड बहुत ज़्यादा छोटा है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जलकर राख हो जाएगा, पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि उल्का पिंड थोड़ा सा बड़ा है तो वह वायुमंडल के घर्षण के कारण जितना जल पाएगा उतना जल पाएगा, और जो बचेगा वो पृथ्वी की सतह से बहुत ही तेजी से टकराता है, जिससे क्रेटर का निर्माण होता है।
बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है। फिर बारिश के कारण उसमें पानी वानी भर जाता है तो उसी को झील बोल देते हैं। तो बहुत सारी जो प्राकृतिक झीलें हैं वो उल्कापिंड के कारण भी बनी हैं। और भी अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं हमारे सौरमंडल में। तो ये इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। तो अब बात करते हैं कि एक चीज़ और होती है, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल असल में तारों के समूह को बोला जाता है। तारों का समूह जब एक प्रकार की आकृतियां बनाता है तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रात को देखा होगा, दिल्ली में होंगे तो नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहाँ इतना कूड़ा कचरा है कि रात को तारे तक नहीं दिखाई पड़ते हैं आसमान में, इतना धुआं होता है वहाँ पर। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल, तो अगर आपको तारे देखने हैं रात को तो आपको किसी ढंग की जगह पर जाना पड़ेगा। ऐसी कूड़े कचड़े वाली जगह पर, दिल्ली जैसी, मुंबई जैसी जगह पर आपको नहीं दिखेंगे। ऐसी घटिया जगह पर ऐसी चीज़ें अच्छी, सुंदर और प्राकृतिक सुंदरता आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। नक्षत्र मंडल तो नक्षत्र मंडल तारों का एक समूह जो एक प्रकार की आकृति बनाता है। तारों का एक समूह जो अलग अलग प्रकार की आकृति बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने 7 तारों का समूह देखा होगा जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। तो इसी सप्तऋषि को हम बिग बियर अथवा उर्सा मेजर या अर्सा मेजर कहते हैं। ये असल में कुछ 7 तारे इस प्रकार, 4 5 6 या 7 कुछ इस प्रकार की आकृति बनाते हैं और वो मिल करके कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया सप्तऋषि, और इसको इंग्लिश में बिग बियर या उर्सा मेजर या अर्सा मेजर बोलते हैं। तो तारों का एक समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बनाता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये हमारे नक्षत्र मंडल हो गए। अब हम देखेंगे कि अब तारों के बारे में बात चल रही है तो फिर ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार रात को हम दिशाएं कैसे पता कर लेते थे। बहुत ही पहले प्राचीन समय में रात को दिशाएं कैसे पता कर लेते थे? अब सभी लोगों को पता ही होगा कि तारों से पता कर लेते थे। लेकिन तारे तो अपनी जगह बदलते रहते हैं। सप्तऋषि को आप जैसे रात को 10 बजे देखेंगे तो जिस जगह पर आपको 10 बजे दिखाई पड़ेगा, फिर आपको रात को 2 या 3 बजे आप अगर देखेंगे जा करके वो उसी जगह पर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सप्तऋषि में आप कह सकते हैं कि सप्तऋषि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अन्य तारे भी इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। असल में पृथ्वी की घूर्णन के कारण हमें तारे एक जगह पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये भारत है हमारा, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई तारा है, यहाँ पर एकदम सामने भारत के, ठीक है। अब ये तो रात का हिस्सा है, मान लीजिए उधर सूरज उगा हुआ है, ये रात का हिस्सा है, इधर से हम इस तारे को देख रहे हैं। तो जब ये घूर्णन
होता है पृथ्वी का तो ये पीछे चला जाता है। ये देखिए अब ये सामने नहीं है, इसने अपनी स्थिति बदल दी, ठीक है। लेकिन जो ध्रुवों की दिशा में स्थित तारे होते हैं, मान लीजिए कोई तारा यहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव की दिशा में हो, उत्तरी ध्रुव की दिशा में है कोई तारा, यहाँ पर है कोई तारा यहाँ पर, तो पृथ्वी ऐसे घूम जाए, किसी भी तरह से घूम जाए, ठीक है, तो वो अपनी दिशा में रहेगा। और जब आप ऊपर की ओर देखेंगे, उत्तर दिशा की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर अर्थात इसमें ग्लोब में हमेशा ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। तो जब आप ऊपर की ओर हमेशा अर्थात उत्तर की दिशा में देखेंगे तो कुछ तारे आपको दिखाई पड़ेंगे जो अपनी दिशा नहीं बदलते हैं। उन्हीं में से एक तारा है ध्रुव तारा। और इस कैटेगरी वाले जो तारे होते हैं जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर दिखाई पड़ते हैं, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम ध्रुवीय तारे बोलते हैं। जिनमें से एक तारा है ध्रुवीय तारा। अब ये अपनी स्थिति नहीं बदलता है, एक खास तरह से चमकता है, तो इसको देख करके हम जान जाते हैं कि ये उत्तर दिशा है। जब इस तरफ हम देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये उत्तर दिशा है। और जब एक दिशा का पता चल गया तो अन्य दिशाओं का भी पता चल जाता है। उत्तर दिशा के जस्ट पीछे वाले दक्षिणी दिशा, बाकी जो है पूर्व और पश्चिम जानते होंगे आप लोगों को, सॉरी। तो ये दिशा के बारे में हो गया कि रात को हम कैसे दिशा का पता लगाते थे प्राचीन समय में। और दिन में कैसे लगाते थे, दिन में जिधर से सूर्य उग रहा है वो पूर्व, जिधर और उसी के जस्ट उल्टी दिशा में आपका पश्चिम। और जैसा कि आपने अपना चेहरा सूर्य की ओर रखा है, सूर्य उग रहा है, तो ये हो गया पूर्व दिशा, पीछे वाली पश्चिम दिशा, इधर वाली आपकी हो जाएगी दक्षिण दिशा और इधर वाली हो जाएगी उत्तर दिशा। लेफ्ट हैंड पर दक्षिण दिशा जाती है और राइट हैंड पर, सॉरी, लेफ्ट हैंड पर उत्तर दिशा जाती है और राइट हैंड पर दक्षिण दिशा जाती है। और अब इनकी हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये सभी होते क्या हैं। तारे के बारे में तो हमने बात कर ली, और ग्रह के बारे में हमने, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दिया। उपग्रह के बारे में ये भी बता दिया आपको, बौने ग्रह ये भी आपको बता दिया, क्षुद्र ग्रह ये भी आपको बता दिया, ये ग्रहों के थोड़े से टूटे हुए टुकड़े होते हैं। उल्का पिंड ये भी आपको बता दिया, ये चट्टानों के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे अन्य खगोलीय पिंडों में, जैसे ब्लैक होल आ जाते हैं, वाइट होल्स आ जाते हैं, ठीक है। और आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, तो वो सारे हमारे सौरमंडल में तो नहीं पाई जाती हैं। खासकर ब्लैक होल अगर पाया जाता तो हमारे सौरमंडल का, हमारे पृथ्वी से जीवन का विनाश हो चुका होता अभी तक। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने सौरमंडल के बारे में जान लिया। हमारी पृथ्वी और ग्रह कहाँ पर उपस्थित है, सौरमंडल में। तो सौरमंडल कहाँ उपस्थित है, हर चीज कहीं ना कहीं पर तो है, तो सौरमंडल कहाँ पर है, तो सौरमंडल है गैलेक्सी में। गैलेक्सी अर्थात मंदाकिनी। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। और इंग्लिश में इसी को मिल्की वे बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रात में देखा होगा आसमान में कि एक बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई पट्टी, जब बहुत ही साफ आसमान होगा तो आपने देखा होगा अमावस्या की रात को जब पूरी तरह से चांद नहीं निकला हुआ होता है तो एक सफ़ेद पट्टी ऊपर से चमकती हुई जाती है आपके ऊपर से, वह आकाश गंगा की पट्टी होती है। आकाश, हमारी आकाश गंगा में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। ये हमारी आकाश गंगा है, इसमें 3 भुजाएं हैं और तीसरी भुजा में हमारा सूर्य अपने परिवार के साथ उपस्थित है, स्थित है। और ये गैलेक्सी के बारे में हो गई। और जब बहुत सारी गैलेक्सी, इसी तरह से बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं हमारे
ब्रह्मांड में। तो जब बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह किसी तारे का चक्कर लगाते हैं तो सौरमंडल का निर्माण होता है। जब कई तारे अर्थात सौर परिवार, तारों हर तारे का अपना एक सौर परिवार होता है। हर तारे के अपने कुछ ग्रह होते हैं, कुछ बौने ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हर तारे का, जितने भी तारे आप देखते हैं सबके कुछ ना कुछ ग्रह और वो सारी चीजें होती हैं। हमारे यहाँ, हमारे सौरमंडल में जो हमारा तारा है उसके पास क्या क्या है ये आप लोगों को पता ही है, हमने बता दिया। तो जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो सौरमंडल का निर्माण करती हैं, एक सौर परिवार का निर्माण करती हैं। जब बहुत सारे सौर परिवार किसी केंद्र का चक्कर लगाते हैं तो एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जिसे कृष्ण छिद्र भी बोलते हैं। कृष्ण छिद्र, इंग्लिश में ब्लैक होल बोलते हैं, हिंदी में कृष्ण छिद्र बोलते हैं। कृष्ण छिद्र लिख दें, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है और उस ब्लैक होल का हमारे जो बाकी तारे हैं अपने सौर परिवार के साथ चक्कर लगा रहे हैं। तो जब बहुत सारे सौर परिवार किसी ब्लैक होल का या अपने सेंटर का चक्कर लगाते हैं तो वो एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। उसका एक केंद्र बिंदु होता है। जैसे कि हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य, और गैलेक्सी का केंद्र बिंदु कुछ हो भी सकता है जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल नहीं है तो वहाँ पर बहुत ही घनी घनी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे वहाँ पर बहुत ही घनी गैस पाई जा सकती है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसकी ग्रेविटी इतनी हो कि अपने चारों तरफ सभी तारों को घुमा रही हो। जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती हैं, बहुत सारी, इसी तरह से अनंत गैलेक्सी है, तो अनंत गैलेक्सी मिल करके, ये सारी चीज़ें मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारे सौरमंडल के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में और गैलेक्सी के बारे में। अब हम अपने सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। फिर इसके बारे में, अपने सौरमंडल के बारे में जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, जिनमें फैक्ट हैं कि इसके कितने उपग्रह हैं, कितनी दूरी पर है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला ही पार्ट है पहले लेसन का, लेकिन इसी लेसन का एक दूसरा पार्ट भी हम उस दूसरे पार्ट में हम पढ़ाएंगे, साथ में पढ़ेंगे भी। ये ब्लैक मार्कर छूटता नहीं है जल्दी, वाइट बोर्ड जुगाड़ करके लगा। देखिए हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की बचपन से लेकर के अब तक, लेकिन हमारी राइटिंग कुछ खास सुधार नहीं आया। फिलहाल कोशिशें फिर भी चल रही हैं। कोशिश करने वालों की तो वैसे भी हार नहीं होती है, लोगों ने कहा है, तो अभी भी कोशिश चल रही है। देखते हैं कि कितना सुधार होता है। अब जैसे हम जान लेते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उनकी दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि कौन कौन से ग्रह आते हैं। पहला ग्रह कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। इतना भी नहीं पता है तो भाई बहुत ही गलत बात है, और नहीं भी पता है तो हम बता रहे हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। पहला जो सूर्य के पास सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, फिर उसके बाद हमारा आता है शुक्र, उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति ग्रह आता है, फिर शनि ग्रह आता है, फिर अरुण आता है,
जिसे हम यूरेनस यूरेनस भी कहते हैं। फिर वरुण ग्रह भी आता है, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में ये ऐसे ग्रह हैं। और अब देख लेते हैं और भी कौन कौन सी चीज़ें हमारे सौरमंडल में स्थित हैं। ये सारी तो आपके साइड में लिखा ही हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो उपस्थित ही हैं। हमारे सौरमंडल में 2 चीज़ें और पाई जाती हैं। एक तो आपके पाई जाती है एक पट्टी, बेल्ट आप बोल सकते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह पेटिका बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। एक पट्टी और पाई जाती है जिसे हम काइपर बेल्ट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में तो नहीं है। इसे कुइपर बेल्ट भी बोलते हैं या पट्टिका भी बोल सकते हैं। सीधा सीधा बेल्ट ही लिख दीजिए हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 चीज़ें हमारे सौरमंडल में और पाई जाती हैं। तो इनको हम अपने दूसरे पार्ट के वीडियो में देखेंगे कि ये कैसी होती हैं, क्या होती हैं और इनमें क्या क्या पाया जाता है। इन्हें काइपर बेल्ट क्यों बोलते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह पेटिका क्यों बोलते हैं, ये कहाँ पर मिलती हैं सौरमंडल में। अब जैसा कि देख लेते हैं कि ग्रह और बौने ग्रह में क्या अंतर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सन 2006 अगस्त सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनकी बैठक होती है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको इंग्लिश में IAU या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी कहते हैं। इनकी सन 2006 में बैठक होती है वैज्ञानिकों की, अगस्त के महीने में। एक लोग बैठ करके यहाँ पृथ्वी पर बैठ करके ये कुछ नियम बनाते हैं। जाहिर सी बात है, अभी तो पृथ्वी पर ही बैठेंगे, बैठकर ऐसी चर्चा करेंगे। मजा नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कुछ नियम बनाए ग्रह के लिए कि यदि ये चीज़ें किसी बड़े पिंड में है, किसी बड़ी चट्टान में है, तो उसे हम ग्रह कहेंगे। नहीं तो उसे हम उसकी अन्य खूबियों के हिसाब से उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे, उस श्रेणी में डाल देंगे। तो ग्रह के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। जैसा कि पहला क्या था, ये नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, आप देख लीजिए कि नियम क्या थे। तो पहला देखते हैं नियम क्या है। ये उस तरह से नियम नहीं है जिस तरह से न्यूटन के 3 नियम हैं कि पहला बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए। यहाँ पर नंबरिंग की कोई मायने नहीं है। नियम कितने हैं ये भी ज़रूरी नहीं है और नियम क्या है ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं कि एक नियम है कि किसी भी बड़े पिंड का मास, भार, वजन इतना होना चाहिए कि उसमें उतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो कि अपनी गोलाई को बनाए रखे। ठीक है, तो अपनी गोलाई अर्थात जियोइड
पूरी तरह से गोल हो नहीं सकता, जैसा कि वीडियो में हमने बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड, आलू के जैसे लगभग, पूरी तरह से गोल नहीं, उसकी बहुत ही ठोस होती है। इतना बड़ा पिंड है, पूरी तरह से गोल कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ उसको गोल बोलते हैं जियोइड को। तो उसकी आकृति जियोइड होनी चाहिए, भूआब की तरह। उसका इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि उसकी आकृति लगभग गोल हो, जियोइड हो। दूसरा कि यह सूर्य की परिक्रमा करता हो। कोई भी बड़ा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसकी आकृति जियोइड हो, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि उसकी आकृति स्वयं की जियोइड हो, खुद को गोल रख सकने में सक्षम हो, खुद को गोल रखने में सक्षम हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो और अपने आसपास साफ सफाई रखता हो। साफ सफाई मतलब कि जैसे छोटे छोटे पत्थर तो टुकड़े पाए जा सकते हैं, जैसे कि हम बृहस्पति ग्रह में देखते हैं, शनि ग्रह में देखते हैं, बहुत सारे छल्ले होते हैं, तो छल्लों में तो बहुत सारे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े और उसके टुकड़े पाए जाते हैं। तो ये उस मामले में नहीं है साफ सफाई। साफ सफाई का अर्थ हुआ इस यहाँ पर कि अपने जैसा कोई ग्रह इसके आसपास ना हो, या इसके जैसा ही कोई पिंड इसके जस्ट पास में ना हो, बस बगल में ही ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रह ये है, उसी के पास में ये है दूसरा भी, कोई ग्रह नहीं बोलते हैं यहाँ पर, पिंड बोलते हैं। कोई पिंड यहाँ पर है, उसके आसपास 2-4 और ऐसे पिंड हैं, तब तो फिर पहचानना बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। थोड़ी चीज़ें उसमें बस बदली हुई होती हैं और फिर वो बिहेव भी सही से नहीं करेंगे, कभी आपस में टकराएंगे और कूड़ा कचरा फैलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो अपने ही जैसे उसके आसपास अन्य चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो बड़ा पिंड है तो बड़े पिंड जैसा उसके पास दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ उससे छोटा हो सकता है, यदि उसका चक्कर लगा रहा है, उस पिंड का चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम उपग्रह, उस ग्रह का उपग्रह बोल देते हैं। जैसे हमारे ग्रह का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और यदि छोटी एक पतली बेल्ट है जो उसका चक्कर लगा रही है, तो उसे हम उसका वलय बोल देते हैं, जैसे शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह के वलय होते हैं। और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के और बर्फ के पाए जाते हैं। एक नियम और था कि कोई पिंड यदि सूर्य की परिक्रमा कर रहा है एक निश्चित पथ पर, तो वह पिंड किसी दूसरे पिंड के पथ को डिस्टर्ब ना करे। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है, समझाते हैं आपको फिगर बना करके। तो 2006 अगस्त में हुआ ये कि प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? तो ये चौथा नियम जो था वो फॉलो नहीं कर रहा था। मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारा वरुण ग्रह है, यानी कि नेपच्यून। ये अपना दीर्घवृत्ताकार पथ में आराम से बढ़िया मौज लेते हुए चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमारे प्लूटो भाई साहब क्या करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते 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 इनके पथ में घुस गए। ठीक, और यही गलती कर दी इन्होंने कि इन्होंने वरुण ग्रह के परिक्रमण पथ को, जो सूर्य का परिक्रमण पथ है, अपना पथ पर चक्कर लगा रहे थे, उस पथ को काट दिया इन्होंने। काट दिया मतलब चाकू से नहीं काट दिया, मतलब निकलते हैं इधर से रास्ता काटते हुए जाते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है, ठीक है। Okay. वो चाकू लेकर के या कुल्हाड़ी लेकर के और तुम्हारा खुरपा फरुहा लेकर के, तो फावड़ा लेकर के तो नहीं रास्ता काटती है, आरी लेकर के वो बस निकल जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि रास्ता काट दिया, ठीक है, काली बिल्ली ने। इसी तरह से इन्होंने काली बिल्ली का काम किया।
ये जो यम भाई साहब हैं, इन्होंने वरुण ग्रह के लिए काली बिल्ली का काम किया। ये अपने रास्ते पर वरुण भाई साहब आराम से जा रहे थे, यम नाम की काली बिल्ली आई और रास्ता काट दिया। तो वरुण भाई साहब ने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, हम तो आपको अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मिलेंगे, वहाँ देख लेंगे हम आपको। तो वहाँ पर हुआ ये कि इनको सजा दी गई। वहाँ पर ये दोषी पाए गए यम भाई साहब कि आप तो इनका रास्ता काट जाते हैं हमेशा। इनको क्या किया गया, देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला दे दिया गया मतलब इनको अब ग्रह की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। लेकिन बाकी सारी खूबियाँ तो इनके अंदर ग्रह की थी, तो कम से कम इंसान तो माना जाएगा। जैसे किसी इंसान को यदि देश निकाला दे दिया जाए तो इंसान तो माना जाएगा ना, देश में भले ही ना काउंट किया जाए। तो इनको कहाँ रख दिया गया, इनको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बस ये एक चीज के कारण। दूसरी और भी चीज थी कि ये भाई साहब अपने आसपास थोड़ी साफ सफाई नहीं रखते थे। इनके जैसे ही कुछ पिंड इनके आसपास आते जाते भटकते रहते थे, भटकते रहते हैं असल में अभी भी। तो साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, ये भाई साहब नहीं रखते हैं। तो दो दोष इनके अंदर पाए गए और इनको निकाल दिया गया। तो ये हमारी कहानी थी यम ग्रह के ग्रह से। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ ये कर लो पहले। यम को ग्रह से बौने ग्रह तक की जर्नी ये थी। यम ग्रह की जो जर्नी थी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। गजब बेइज्जती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या बोल रहे हैं यार, हम थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो यम की जो जर्नी थी, प्लूटो की जो जर्नी थी ग्रह से बौना ग्रह बनने की, वो ये थी, वो ये कहानी थी इसकी। आशा करते हैं आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार पहले 9 ग्रह थे हमारे सौरमंडल में, फिर 8 हो गए, तो एक कहाँ चला गया, कोई चुरा ले गया क्या, या फिर क्या हुआ। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों ने अपने कुछ नियम बनाए थे, उन नियमों पर ये भाई साहब खड़े खड़े नहीं उतरे, तो इनको यहाँ से निकाल दिया गया। तो अब हम आपको डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसको थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये बेसिक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा समझ लें इन चीज़ों को। बाकी आगे से वीडियो थोड़े से छोटे होंगे क्योंकि चैप्टर भी बहुत छोटे छोटे हैं। इतना डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है पहले चैप्टर में, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसके लिए हमने थोड़ा सा मेहनत की है यहाँ पर। और सेकंड पार्ट में आप देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में, फैक्ट होंगे, आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप देख लीजिएगा, पता होना चाहिए एक तरह से, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ओके।